जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो कंप्यूटर पोर्शन के आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। नियर अबाउट 2 क्वेश्चन पेपर आज मैंने आपको कवर करवाना है। इससे आपको आइडिया मिलेगा बेसिकली क्वेश्चंस आते किस तरह से हैं, और दूसरी बात आप खुद को टेस्ट करोगे। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कुछ चीजें बताऊंगा, उसको भी साथ साथ कवर कर लेना। तो कंप्यूटर पोर्शन जो आपको है उसमें से आप इजिली स्कोर ले सकते हो। कंप्यूटर एक ऐसा पोर्शन है जिसमें से इजिली पेपर्स में स्कोर लेते हैं बच्चे, तो लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हमने बहुत चीजें पढ़नी है आज। तो क्वेश्चन आपका कहता है डैश शोज हाउ द कंटेंट ऑन प्रिंटेड पेज विल अपीयर विद मार्जिन, हेडर एंड फुटर। पेज लेआउट, ड्राफ्ट, फुल स्क्रीन रीडिंग या आउटलाइन। देखो, इस लेक्चर को इस तरह से करना है कि जैसे ही क्वेश्चन में पढ़ूंगा आपने वीडियो को पॉज करना है, खुद आंसर ट्राई करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनना है। देखो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज जो है पेज लेआउट, ड्राफ्ट, फुल स्क्रीन रीडिंग या आउटलाइन में से जो ये शो करती है कि कैसे प्रिंटेड पेज में कंटेंट दिखेगा। मतलब जब हम पेज को प्रिंट करेंगे उसमें कंटेंट कैसे दिखेगा, मतलब उसमें मार्जिन होंगे, हेडर होगा, फुटर होगा। हेडर आ गया जो ऊपर है, फुटर है जो नीचे है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर, ये फुटर में आ गया। हेडर अगर कोई ऊपर चीज है, यहां पर कोई चीज हो, तो उसको बोलेंगे हेडर, जो हर पेज में चलता है। तो अगर प्रिंटेड पेज में कैसे मार्जिन आएंगे, हेडर फुटर कैसे आएगा, वो कौन से पेज से हमें, कौन से शो से हमें पता चलेगा। पेज लेआउट से पता चलेगा, ड्राफ्ट से पता चलेगा, फुल स्क्रीन रीडिंग से पता चलेगा, आउटलाइन से पता चलेगा। तो ये चीजें पता चलती है पेज लेआउट से। देखो, जब भी हम पेज लेआउट ओपन करेंगे वहां पर हमें आ जाता है कि जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में हमें चीजें कैसे दिखेगी। जैसे आप पेज लेआउट व्यू में चीजों को सेट करोगे, पेज में प्रिंट होने के बाद चीजें आपको वैसे ही मिलेंगी। तो ये सब चीजें पेज लेआउट में होती है। ठीक है, ड्राफ्ट में पता क्या होता है, ड्राफ्ट में कैसे टेक्स्ट अपीयर होगा, मतलब जस्ट टेक्स्ट, जो ये लिखा हुआ टेक्स्ट है ना, ये कैसा अपीयर होगा प्रिंट के टाइम में, ये ड्राफ्ट में पता चलता है। बट ड्राफ्ट में और पेज लेआउट में ये फर्क है कि पेज लेआउट में हमें ये भी पता चल जाता है कि हेडर फुटर कैसे दिखेंगे, बट ड्राफ्ट में हेडर फुटर की बात नहीं होती। मतलब ड्राफ्ट हमें ये बताता है कि टेक्स्ट कैसे अपीयर होगा, पेपर के ऊपर टेक्स्ट कैसा लिखा जाएगा, बट इसमें हेडर फुटर की बात नहीं होती है। तो ड्राफ्ट में हेडर फुटर की बात नहीं होती है। पेज लेआउट व्यू में हमें जब भी प्रिंट होगा, प्रिंट के टाइम में कैसा हेडर होगा, कैसा फुटर होगा, कैसा टेक्स्ट होगा, ये सब चीजें पेज लेआउट व्यू में पता चल जाती हैं। ठीक है, अब एग्जाम के लिए पता है क्या इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है एग्जाम में जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरे जो मैंने अभी तक एनालाइज करा है, एक ना, जब हम एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी हम एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उस प्रेजेंटेशन में बहुत सारे व्यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यू, जिसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू आ गया, स्लाइड शो व्यू आ गया, स्लाइड सॉर्टर व्यू आ गया, प्रेजेंटर व्यू आ गया, उसके बाद मास्टर व्यू आ गया। तो ये सारे व्यूज हैं, इनके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको वो व्यूज पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूछे नॉर्मल व्यू पावर पॉइंट में क्या होता है, देखो नॉर्मल व्यू में कुछ नहीं है। जब भी आपको मेन एडिटिंग व्यू होता है, मतलब जब भी आपको किसी पावर पॉइंट में अगर आपको एडिट करना है, स्लाइड्स में एडिटिंग वगैरह करनी है, तो आप नॉर्मल व्यू में करेंगे। तो नॉर्मल व्यू होता है मेन एडिटिंग व्यू। ठीक है, जहां पर आप कुछ लिख सकते हो, कोई डिजाइन कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन को, वो कहां पर होता है, नॉर्मल व्यू में। ठीक है, जो मैं चीजें बोल रहा हूं ना, वो इन शॉर्ट एक एक लाइन में लिख लो, ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो वहां से कवर हो जाए। नॉर्मल व्यू में इतना लिख दो कि मेन एडिटिंग व्यू है, जहां पर आप लिख सकते हो वेयर यू कैन राइट एंड डिजाइन योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब एक एग्जाम में पूछता है स्लाइड शो व्यू। देखो, जो स्लाइड आपको दिखती है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और मैं अगर चाहता हूं कि मैं ऑडियंस को प्रेजेंटेशन दूं, ऑडियंस को मैं प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कौन सा व्यू का यूज करूंगा, स्लाइड शो व्यू। मतलब जब आप ऑडियंस को अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हो ताकि उनको सभी स्लाइड्स एक एक करके ऐसे स्लाइड सामने आए, वो कौन सा व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू। तो स्लाइड शो व्यू किसके लिए यूज किया जाता है, जब हम प्रेजेंटेशन ऑडियंस को देते हैं। ठीक है, अब इसके मिलता जुलता एक और व्यू होता है प्रेजेंटर व्यू। कौन सा होता है, प्रेजेंटर व्यू। देखो, अब स्लाइड शो व्यू और प्रेजेंटर व्यू तो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैंने आपको बोला स्लाइड शो का व्यू का हम यूज तब करते हैं जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं किसी ऑडियंस को। प्रेजेंटर व्यू फिर कब यूज हो, देखो प्रेजेंटर व्यू का ये फायदा है कि प्रेजेंटर व्यू की हेल्प से अगर आपने सपोज करो मैं लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूं कुछ, और मैं चाहता हूं कि कुछ शॉर्ट नोट्स में लिख के रखूं और जो सिर्फ मुझे दिखे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ समझा रहा हूं, साइड में मेरे शॉर्ट नोट्स हैं और वहां से मुझे पता चल रहा है मुझे क्या समझाना है प्रेजेंटेशन में, तो अगर बट ये शॉर्ट नोट्स बाकियों को नहीं दिखेंगे जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो ऐसे व्यू को बोलते हैं प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू में क्या होता है, प्रेजेंटर व्यू में आप जो प्रेजेंटेशन दे रहा है पर्सन, वो क्या कर रहा होगा, अपने नोट्स को भी देख सकता है प्रेजेंटेशन के साथ साथ, बट बाकियों को नोट्स नहीं दिखेंगे। नोट्स किसको दिखेंगे, जो प्रेजेंटेशन दे रहा होगा। ठीक है, ये चीज स्लाइड शो में व्यू में नहीं होता। स्लाइड शो व्यू में क्या होगा, आपके सामने एक स्लाइड होगी, जो आपको ऑडियंस को स्लाइड दिखेगी, वही प्रेजेंट करने वाले को भी दिखेगी, और उसके बेसिस में वो एक्सप्लेन करेगा चीजें। और प्रेजेंटर व्यू में क्या होता है, स्लाइड के साथ साथ नोट्स भी प्रेजेंटेशन करने वाले को दिख रहे होते हैं, ताकि वो नोट्स की हेल्प से थोड़ा पढ़ा सके। ठीक है, दिस इज क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट है स्लाइड सॉर्टर व्यू।
ये एग्जाम में पूछता है स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, कुछ नहीं है। अगर एक ही जगह पे ऐसे सभी स्लाइड्स, फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंटेशन में 15 स्लाइड्स आपने बनाई है, वो 15 की 15 स्लाइड्स आपके सामने ऐसे बन जाए, ठीक है, एक ही बार, जैसे थंबनेल नहीं होता, थंबनेल की तरह आपके सामने आ जाए, इस व्यू को बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस व्यू का क्या फायदा होता है, इस व्यू का ये फायदा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि अगर कोई आपने स्लाइड यहाँ से डिलीट करनी है तो आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, इनकी नंबरिंग को अरेंज करना कि पहले ये आए बाद में ये आए, ये भी कर सकते हो। मतलब स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप स्लाइड को सॉर्ट कर सकते हो, किसी को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ये सब स्लाइड सॉर्टर व्यू में होता है, ठीक है। इसकी रेलिवेंस पता कितनी है, अभी जब आप क्वेश्चन करोगे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों इसके व्यूज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, प्रेजेंटेशन के व्यूज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने एक तो देखा नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू मतलब मेन एडिटिंग व्यू, जहां पर आप एडिटिंग वगैरह करते हो, फिर स्लाइड शो व्यू जिसमें प्रेजेंटेशन दिखाता है प्रेजेंटर टू ऑडियंस, एक प्रेजेंटर व्यू होता है, प्रेजेंटर व्यू में जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसको नोट्स भी दिखते रहते हैं, ठीक है। और स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप अपनी स्लाइड्स को सॉर्ट कर सकते हो। ये कुछ चीजें हमने देख ली, इसकी रेलिवेंस अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अभी मास्टर व्यू वगैरह भी है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है तब कवर कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, टू सिलेक्ट द करंट कॉलम, टू सिलेक्ट द करंट कॉलम इन एमएस एक्सेल वी प्रेस। देखो शॉर्टकट कीज में तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज एक्सेल की, पावर पॉइंट की, वर्ड की, ये सब देख के जानी है। अगर आपको करंट कॉलम को सिलेक्ट, पूरे करंट कॉलम को सिलेक्ट करना है एमएस एक्सेल में, आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट या शिफ्ट प्लस एंटर। जब आपको सिलेक्ट करना हो करंट कॉलम तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करोगे, कॉलम और कंट्रोल याद कर लो, ठीक है। इसी तरह अगर आपको एग्जाम में पूछ लेता अगर आपने करंट रो को सिलेक्ट करना है एमएस एक्सेल में तो आप करोगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार। क्या यूज करोगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। किसका यूज करोगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछा है। अगर आपको करंट रो को सिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, और अगर आपको करंट कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करोगे, ठीक है। सी कंट्रोल कॉलम वाले केस में आएगा और आर एस से याद कर लो, रो के केस में क्या आएगा, शिफ्ट, आर एस से याद कर लो, आर एस से रो के केस में शिफ्ट प्लस स्पेस बार आएगा और कॉलम के केस में कंट्रोल प्लस स्पेस बार आएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। एक कंट्रोल प्लस एंटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, ये भी बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस एंटर कहां पर यूज होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके बहुत सारे जो एमएस एक्सेल में वो जो डब्बे बनते हैं ना छोटे छोटे, जहां पर नंबर्स दिखे, इनको बोलते हैं सेल्स। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने कंट्रोल दबाया और एक रेंज सेल्स की सिलेक्ट कर ली, मतलब यहां से यहां तक रेंज सिलेक्ट कर ली सेल की, तो जो एंट्री इस सेल में है ना वो सभी सेल्स में चल जाएगी। इसके लिए कंट्रोल प्लस एंटर यूज करते हैं। देखो ऐसे भी अगर आपको कंट्रोल की, अगर आपने कभी एक्सेल वगैरह में काम किया, मैं करता हूं मुझे इसलिए पता है, जब भी आप कंट्रोल दबा के कोई भी कॉलम दबाते जाओगे ना वो सारे कॉलम सिलेक्ट होते जाएंगे। तो अगर आपने जो एक में चीज डाली वो ऑटोमेटिकली आप सब में डाल सकते हो। तो यही है, कंट्रोल प्लस एंटर दबाने से, कंट्रोल प्लस एंटर जो है शॉर्टकट की, इसको दबाने से क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करके एक एंट्री को सब में, करंट एंट्री को डाल सकते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये था कंट्रोल प्लस कॉलम और शिफ्ट, कंट्रोल प्लस स्पेस बार और शिफ्ट प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस शिफ्ट बार यूज होता है इंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज होता है, और इंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज होता है, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या काम करती है, ठीक है। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, फिजिकल बाउंड्री है नेटवर्क की, ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर नेटवर्क का, या सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो करो इस क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, ये तो आना चाहिए आपको। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फायरवॉल का काम होता है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि अगर कोई आपके कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो जाए, मतलब जो आप नहीं चाहते आपके कंप्यूटर, जैसे कोई लोग अटैक ना कर पाए, जैसे साइबर वगैरह अटैकर्स होते हैं वो अटैक ना कर पाए, इसके लिए हम एक फायरवॉल का यूज करते हैं। एक सिस्टम है जो प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को, ठीक है। अब ना एग्जाम में देखो, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर मतलब, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वेब में ब्राउज करने में हेल्प करता है, मतलब आपको वेबसाइट में, वेबसाइट या इंटरनेट पे काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। अब एग्जाम्स में चाहे जेकेएसएसबी एग्जाम्स में ज्यादातर क्या पूछ रही है कि ये कौन सा वेब ब्राउजर, इसको किसने बनाया। फॉर एग्जांपल ये मैं कुछ आपको वेब ब्राउजर किसने बनाया है बता देता हूँ, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। सफारी जो है वो किसने बनाया, एप्पल। सफारी एक तरह का वेब ब्राउजर है, ये किसका वेब ब्राउजर है, एप्पल का वेब ब्राउजर। किसका वेब ब्राउजर है, एप्पल का वेब ब्राउजर। थोड़ा इसका साइज कम करना दो, ठीक है। सफारी किसका वेब ब्राउजर है, एप्पल का वेब ब्राउजर, ये एग्जाम में पूछता है। क्रोम आप यूज करते हैं ना, क्रोम किसका वेब ब्राउजर है, क्रोम गूगल का वेब ब्राउजर है। क्रोम किसका है, गूगल, गूगल क्रोम बोलते हैं ना, इसलिए क्रोम वेब ब्राउजर किसका है, गूगल का। एक है एज, एज किसका वेब ब्राउजर है, पूछता है एज किसका वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट एज, तो माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अभी मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, ये क्वेश्चन आया था,
मोजिला किसका वेब ब्राउजर? मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर का नाम है। मोजिला फायरफॉक्स जो वेब ब्राउजर वो किसने बनाया हुआ है? मोजिला फाउंडेशन है। किसने बनाया हुआ? मोजिला फाउंडेशन। और एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछता है कि मोजिला फायरफॉक्स जो है ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब ये भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आप इसका सोर्स कोड चेंज कर सकते हो। देखो जो चीजें जो लेक्चर्स में लाता हूं ना उसकी रेलिवेंस है। अगर आप कंप्यूटर का इससे पहले जो मैंने एक लेक्चर लाया इसी तरह का पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाला लेक्चर लाया, उसको देखोगे ना तो आज के लेक्चर को देखोगे ना तो 10 चीजें तो उस लेक्चर में कवर होगी थी। तो यही फायदा है। तो मैंने वहां पर आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है कि मोजिला जो है वो जो है एक किसने एग्जाम में क्वेश्चन आया था फायरफॉक्स किसने बनाया? मोजिला फाउंडेशन ने बनाया। और ये ओपन सोर्स, आज ये बता रहा हूं ये ओपन सोर्स। अब नेक्स्ट किसी एग्जाम में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स है, याद कर लें मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स है। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछता है यार नेटस्केप नेविगेटर, तो ये भी याद कर लो। नेटस्केप नेविगेटर जो है ये भी एक तरह का वेब ब्राउजर है। इसको किसने बनाया? एक कंपनी है जिसका नाम है नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन। क्या नाम है? नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन। लिख लो कहीं पर, नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, इसने इसको बनाया। और कई बार एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम, इसलिए बता रहा हूं। क्वेश्चन ये आया था कि इनमें से कौन सा फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल वेब ब्राउजर है विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? ये क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल वेब ब्राउजर, मतलब कमर्शियल लेवल पे सक्सेसफुल वेब ब्राउजर है और जिसमें GUI है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। उसका आंसर था नेटस्केप नेविगेटर। तो ये याद कर लेना, नेटस्केप नेविगेटर इज द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल वेब ब्राउजर विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये चीज भी आप याद कर लोगे, आपको एग्जाम में हेल्प में। तो हमने क्या क्या देखा? सफारी एप्पल का है, क्रोम गूगल का है, एज माइक्रोसॉफ्ट का है, मोजिला फायरफॉक्स मोजिला फाउंडेशन ने बनाया जो एक ओपन सोर्स है, ये हमने देख लिया। नेटस्केप जो है नेविगेटर जो है वो किसने बनाया? नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन ने बनाया, ये भी हमने रख लिया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्लेस ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स, मतलब ये भी पावर पॉइंट का एक व्यू है जहां पर सिर्फ टेक्स्ट, आपको जस्ट टाइटल और बुलेट्स दिखेंगे। जो आपने ऊपर टाइटल लिखा है या कोई बुलेट्स हैं, बुलेट्स में जो टेक्स्ट है वो दिखेगा। ये कौन सा व्यू होता है? आउटलाइन व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू। देखो स्लाइड शो तो मैंने आपको बताया कि वो शो जिसको हम यूज करते हैं जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं लोगों को, ऑडियंस को। तो उस केस में तो आप सिर्फ टेक्स्ट थोड़ी दिखाओगे, टाइटल थोड़ी दिखाओ, आप तो सब भी दिखाओगे, अच्छी प्रेजेंटेशन बनाओगे, ये तो नहीं हो सकता। स्लाइड सॉर्टर व्यू तो मैंने आपको समझा दिया, वो किसके लिए यूज किया जाता है? जब हमें थंबनेल्स को, मतलब सॉरी हमारी स्लाइड जो हमें थंबनेल्स के साथ दिख रही होती है उनको अरेंज करना हो, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा आउटलाइन व्यू और नोट्स पेज व्यू। देखो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए था, आउटलाइन व्यू। देखो आउटलाइन व्यू में क्या होता है? आउटलाइन व्यू में हमें सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा होता है, मतलब टाइटल और बुलेट्स दिख रहे होते हैं। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें अपने प्रेजेंटेशन में कुछ कंटेंट डालना है, कुछ मतलब फॉर एग्जाम्पल सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है, आपको टेक्स्ट में चेंजिंग करनी है, आप इजिली कर सकते हो, वो सारा आउटलाइन व्यू में होता है। ठीक है, अब एक है नोट्स पेज व्यू। अब नोट्स पेज व्यू में क्या होता है? देखो कुछ नहीं है, नोट्स पेज व्यू इस तरह से होता है कि उसमें नीचे एक जगह दी होती है जहां पर आप अपने नोट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, नोट्स पेज व्यू में क्या होता है कि पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक जगह होती है जहां पर हम स्पीकर जो भी जिसने प्रेजेंटेशन देनी है वो अपने नोट्स ऐड कर सकता है। इसी को प्रेजेंटर व्यू में यही नोट्स बाद में आपको दिखते हैं। ठीक है, तो नोट्स पेज व्यू में क्या है, आप अपने नोट्स नीचे ऐड कर सकते हो। बस इतना याद कर लेना, काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which PowerPoint view displays each slide of the presentation as a thumbnail की तरह दिखेगा and is useful for rearranging slide? तो कौन सा PowerPoint व्यू में प्रेजेंटेशन थंबनेल्स की फॉर्म में दिखती है और आप इसका किस लिए यूज करते हो? जब आपको स्लाइड्स को रीअरेंज करना हो। आ गया ना डायरेक्ट क्वेश्चन वैसा, इसलिए बोल रहा था ये व्यूज इंपॉर्टेंट है। तो स्लाइड मास्टर, स्लाइड शो, स्लाइड सॉर्टर या नोट्स पेज। नोट्स पेज तो मैंने आपको बता दिया जिसमें नोट्स के, स्लाइड शो दिखाने के, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है जिसमें एज अ थंबनेल दिखता है और रीअरेंज कर सकते हो आप अपनी स्लाइड्स को। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो है ना स्लाइड मास्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कल किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेगा। स्लाइड मास्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइड मास्टर पता क्या होता है? ये अगर ये वाला व्यू आपने ओपन किया हुआ है ना, तो ये कंट्रोल करेगा पूरी स्लाइड्स के अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्लाइड मास्टर ओपन कर लिया, आपने एक स्लाइड खोली, आप एक स्लाइड की बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो, तो पूरी, चाहे उस प्रेजेंटेशन में 15 स्लाइडें होंगी, सबकी बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी। अगर आपने इसका फॉन्ट साइज चेंज किया, इसको लास्ट में यूज करते हैं सेटिंग करने के लिए, मतलब आप फॉन्ट का साइज चेंज किया तो सभी स्लाइड का फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। तो मास्टर, स्लाइड मास्टर व्यू में क्या होता है? स्लाइड मास्टर व्यू ओवरऑल अपीयरेंस सभी स्लाइड्स की कैसी होगी इस प्रेजेंटेशन में, उसको कंट्रोल करता है। अगर आप एक स्लाइड में जो चेंज करोगे वो सभी के सभी स्लाइड्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। यही फंक्शन होता है हमारा
स्लाइड मास्टर व्यू का। आई होप ये आपको समझ आएगा, इसमें इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने समझ लिया यार नोट्स पेज व्यू में क्या होता है, स्लाइड शो में क्या होता है, स्लाइड सॉर्टर में क्या होता है, उसके बाद स्लाइड मास्टर में होता है। अब कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब आईटी के कुछ क्वेश्चन है। द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं गवर्नमेंट की एबिलिटी दिखाने के लिए ताकि वो सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करे, उसको क्या बोलते हैं? ई बिजनेस, मतलब ई मतलब इंटरनेट का यूज करना बिजनेस में। ई एडमिन, ई गवर्नेंस, ई मार्केट प्लेस, उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। मतलब जब गवर्नमेंट क्या होता है, इंटरनेट का यूज करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करता है ताकि गवर्नमेंट सर्विसेज इजिली लोगों तक पहुंचे, उसको क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। ये आप सबको पता है, इसमें कुछ इतना बताने वाला नहीं था। नेक्स्ट देखो, डैश प्रोवाइड्स नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू द गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, क्या प्रोवाइड करता है? नेटवर्क की बैकबोन और ई गवर्नेंस सपोर्ट टू द गवर्नमेंट बॉडी। जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं इसके थ्रू जो है नेटवर्किंग इसको होल्ड मिलता है और ई गवर्नेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट लोगों को। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? एनआईसी। एनआईसी का नाम सुना होगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसके थ्रू ही जो है हर जगह में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एनआईसी आ गई है। इसके थ्रू ही बेसिकली जो ई गवर्नेंस सपोर्ट है वो सभी गवर्नमेंट बॉडीज जितने भी हमारे जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है यार, तो ये वन लाइनर है, इसके सिर्फ आंसर देखने। व्हाट इज एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर? स्पाईवेयर होता है, देखो वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, स्पाई मतलब जासूसी, जो आपके सिस्टम में कंप्यूटर में जासूसी करेगा, उसके एंटी है, मतलब आपके कंप्यूटर में कोई जासूसी करने वाला वायरस है, ये उसको खत्म करेगा। आप बताओ एंटी स्पाईवेयर क्या होगा? चेक्स फाइल्स बिफोर दे आर लोडेड ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में लोड होने से पहले उनको चेक करेगा। मेक्स द फाइल नॉन रीडेबल, ऐसा बना देगा कि वो रीड ही नहीं कर पाए। मैनेज करेगा डेटा ट्रैफिक। इट डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड इलीगली ऑन योर कंप्यूटर। मतलब बेसिकली एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का काम होगा, ये डिटेक्ट करेगा, ठीक है, ये डिटेक्ट करेगा कि कौन से प्रोग्राम इलीगली, मतलब जो आप इलीगल वे में जासूसी करने के लिए आपके सिस्टम में आए उनको रिमूव करने के लिए, उनको पहले डिटेक्ट करेगा फिर उनको रिमूव करेगा। इसका आंसर है एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एमएस एक्सेल, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रटने होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। इन एमएस एक्सेल कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। एमएस एक्सेल में जो सेल्स में हम कमेंट्स डालते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्मार्ट टिप, सॉफ्ट टिप, वेब टिप या सेल टिप, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर नहीं भी आता तो भी रैंडम थोड़ा सा गेस लगाते तो हो जाता। कमेंट्स पुट इन सेल्स, तो सेल्स में कमेंट डाले हो तो इसको सेल टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल टिप बोलते हैं। याद करो, फ्यूचर में भी इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सकते हो। और जो लास्ट क्वेश्चन इस पेपर में आया था रिगार्डिंग टू कंप्यूटर, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होती है? ये होते हैं बिल्कुल फैक्चुअल रटने वाले क्वेश्चन, अगर आ गए तो कर लोगे, ठीक है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होती है? ये होता है, इसका सिंबल ये होता है, ये होता है या ये होता है। देखो कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, पहले हम डॉलर यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कॉलम यूज करते हैं, तो ए आ जाएगा कॉलम, एबीसीडी कॉलम्स होते हैं ना, उसके बाद डॉलर यूज करेंगे, फिर आ जाएगी रो। फॉर एग्जाम्पल ये रो है, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ये डॉलर, ठीक है, ये कोई कॉलम आ गया सी, उसके बाद डॉलर और कोई एक, सॉरी ये डॉलर, ये कॉलम आ गया सी, फिर डॉलर, कोई रो आ गई, रो मतलब तीसरी रो। जब ऐसे लिखा जाता है दैट इज नोन है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मतलब डॉलर के बाद कॉलम, एबीसीडी कॉलम्स होते हैं, फिर डॉलर के बाद रो, तो जब पहले डॉलर आए उसके कॉलम लेटर के पहले और रो नंबर के पहले भी डॉलर, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसका किस लिए यूज किया जाता है? मतलब पता क्या होता है, हम जब चीजें कॉपी कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेल को कॉपी किया, एक कॉलम को कॉपी करा, पूरे कॉलम को कॉपी करा, या किसी रो को, पूरे को कॉलम रो को कॉपी करके मैं यहां से उठा के किसी और जगह लेके जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूं कि जो मैंने कॉपी करा एक जगह से दूसरी जगह वो कांस्टेंट रहे, उसमें चेंज ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज करते हैं। तो इसके लिए इसका यूज किया जाए, ये थोड़ा याद कर लेना कि इसके लिए यूज होता है, बट इससे भी इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, पहले डॉलर होता है, उसके बाद कॉलम होता है, फिर डॉलर होता है, उसके बाद रो होती है। तो ये इसकी रूटीन याद कर लो, क्योंकि इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इन फ्यूचर भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो, इस पेपर में तो इतने ही क्वेश्चन आए थे। अब देखो सबसे पहला पेपर हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने टोटल 4 क्वेश्चन पेपर लिए हैं। पहले क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस करे, इसमें भी 8-10 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब इससे ऊपर एक और क्वेश्चन पेपर है, उसके भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो मतलब एक इससे क्या हो रहा है, इससे एक तो आपको पता चल रहा है कि आपकी कंडक्टिंग बॉडी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है, और दूसरा आपको चीजें रिवाइज हो रही है। अब एक दो बच्चों का मैंने देखा था कमेंट्स, वो कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप इन डिटेल नहीं पढ़ा रहे हो। भाई आप कंप्यूटर की प्लेलिस्ट खोलो, वहां पर मैंने पढ़ाया हुआ है। अब एक ही चीज को बार बार मैं क्यों पढ़ाऊं?
मैंने आपको वो कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट में पढ़ा, आप उन चीजों को कवर करो, उसके बाद ये पीवाईक्यूज देखो और उसके साथ एक्सप्लेनेशन को सुनो, तो आपका काम बन जाएगा ना। अब देखो मेरी बात सुनो, एक सिंपल सी आइडियोलॉजी तुम्हें बताऊं। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है ना, छोटी क्लासेस में जब जाता है, तो जब टीचर उसको पढ़ाना शुरू करता है तो वो पहले दिन उसको 1 लिखवाएगा, ठीक है, ए लिखवा देगा या छोटा आ जो भी है लिखवा देगा, ठीक है। अब उसको अगर वो पहले दिन 1 लिखने में गलती कर रहा है, टेढ़ी लाइन लगा रहा है, ऐसे लाइन लगा रहा है, ऐसे लाइन लगा रहा है, टीचर उसको कुछ नहीं बोलेगा। अगर अब वही बच्चा पूरे 6 महीने तक सिर्फ यही कर रहा है, ऐसे उल्टा 1 ही डाल रहा है, उसने 2 डालना भी नहीं सीखा है, अब टीचर उसको डांटना और स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई इतना टाइम हो गया तुम एक ही चीजें पढ़ रहे हो, तो वही बार बार एक ही चीज मत पढ़ो ना यार, अपने पेपर्स को देखो। मैंने आपको पहले दिन से बोला है, अगर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो 3 चीजों को ध्यान में रखो। एक तो पीवाईक्यूज, जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी है वो क्या क्वेश्चन पूछ रही है। दूसरा, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, सिलेबस से आगे पीछे ज्यादा मत घुमा करो। और तीसरी बात, आपका कंटेंट पूरा रेडी होना चाहिए। उसके बाद आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके बाद आप एक बार जैसा आपका एग्जाम है उस तरह के रिलेटेड लेवल का मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। मैंने आपको कंटेंट इसका पढ़ाया हुआ है, सिलेबस की चीजें कवर कर रहे हैं, पीवाईक्यूज में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपको समझ आएगा पूछ क्या रहा है। तो ये एक तरह के आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में टेस्ट भी हो रहा है, बाद में मैं आपको जिस तरह का आपका पेपर होगा वैसा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, देखो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट वाले स्टूडेंट है, 1 मिनट मेरी बात सुन लो, उसको मैं पढ़ा ही रहा हूँ आगे क्वेश्चन। जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट वाले बच्चों के लिए मैं कुछ टाइम्स के लिए अपने स्लॉट्स के लिए खोल देता हूँ मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपके सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट वहां पे प्रोवाइडेड है। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट करो, सिंपली गूगल में डालो अवेकनिंग classes.in, तो हमारी वेबसाइट में सामने आपको जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के टेस्ट मिल जाएंगे, आप उसमें इनरोल करके टेस्ट दे सकते हो। बाकी जेकेपीएसआई के बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं, जेकेपीएसआई वालों के लिए मैं टेस्ट अरेंज करूंगा, बट थोड़ा टाइम लो, थोड़ा सिलेबस पढ़ने दो। जैसे मैथमेटिकल एबिलिटीज के कुछ दिए, और मोस्ट प्रोबेबली कल से मैं क्वांट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। तो बाकी जीके वीके तो मैंने पढ़ाई हुई है, तो बाकी कुछ थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद टेस्ट देंगे तो बेनिफिट भी, अदरवाइज स्टार्टिंग में टेस्ट देने का क्या बेनिफिट है, जब कुछ पढ़ा ही नहीं है तो टेस्ट क्या देना है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, आप अपनी कंसंट्रेशन यहाँ पे लगाओ। क्वेश्चन नंबर 86 आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। तो डाटा का सबसे छोटा यूनिट कंप्यूटर में कौन सा होता है, ठीक है, बिट, किलोबाइट, निबल या बाइट। सबको पता है यार, सबसे छोटा यूनिट डेटा का क्या होता है, बिट। बिट का मतलब होता है या 0 या 1। कंप्यूटर आपका समझता है कौन सी लैंग्वेज समझता है, सर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और बाइनरी लैंग्वेज में दो ही चीजें, ऑफ या ऑन। तो 1 स्टैंड फॉर ऑन और 0 स्टैंड फॉर ऑफ। तो 0 1 को बोलते हैं बिट, मतलब या 0 या 1। तो बिट जो है स्मॉलेस्ट डेटा का यूनिट है कंप्यूटर में, और जियो बाइट सबसे बड़ा है, ठीक है। और बिट से बनता है किलो बाइट, ठीक है। बिट से देखो, बिट ध्यान से सुनो, बिट से पहले बनेगा बाइट। बिट एग्जाम में पूछता है एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, तो एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। रट लो यार ये चीजें, एक बाइट में कितनी बिट होती हैं, 8 बिट होती हैं। एक बाइट में कितने निबल होते हैं पूछ ले तो 2 निबल होते हैं। कितने निबल होते हैं एक बाइट में, 2 निबल होते हैं। इसका मतलब आपका एक निबल किसके बराबर हो गया, 4 बिट के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 4। देखो मैं एक भी चीज अननेसेसरी नहीं लिखता हूं, वही लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट है, सो याद कर लो। तो 0 1 जो है बिट है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं और 2 निबल होते हैं। एक 8 बिट बोलो या 2 निबल बोलो, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है एक बाइट में कितने निबल हैं, तो 2। इसका मतलब एक निबल आपका 4 बिट के बराबर हो गया। देखो ना, एक निबल 4 बिट, दूसरा निबल 4 बिट, तो टोटल कितना हो गया, 8 बिट, ठीक है। तो यही मैंने बोला, 2 निबल 8 बिट एक बाइट के बराबर। फिर बाइट से बनता है किलो बाइट। तो जब हम 1024 बाइट को मिलाते हैं तो हमारे पास 1 किलो बाइट बन जाता है। फिर हम 1024 किलो बाइट को मिलाएंगे, फिर आपका मेगा बाइट बन जाता है, एमबी जिसे बोलते हो। उसका गीगा बाइट, फिर टीरा बाइट, फिर ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जियो बाइट। तो ये मैंने आपको समझा दिया। बाकी अरिहंत की कंप्यूटर की बुक में ये प्रेजेंट है, तो वहां पर आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन। इनमें से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन है, जैसे गूगल आपका एक सर्च इंजन है ना, तो इनमें से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन है, लाइनेक्स, याहू, विंडोज या एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक तरह की स्प्रेडशीट है जहां पे आप कैलकुलेशन वगैरह करते हो। विंडोज और लाइनेक्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो याहू एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। अगर अब आपको ये समझ नहीं आया कि लाइनेक्स क्या है, विंडोज क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, तो पिछला कंप्यूटर का लेक्चर देखो, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे, और वहां पे मैंने आपको बोला था कि आपको ये पढ़ के जाना है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, तो वहां पर कंफ्यूज मत होना, ये पहले ही पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलोज अ यूजर टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल, मेरा कंप्यूटर यहां पर है, ठीक है, ये एक रिमोट एरिया में मेरा कंप्यूटर है। कहां पर है, एक रिमोट एरिया में, और दूसरा पर्सन कोई दिल्ली में बैठा हुआ है,
तो वो दिल्ली में बैठा हुआ पर्सन मेरे कंप्यूटर में लॉग इन कर सकता है, वहां से किसकी हेल्प से करेगा? ईमेल, यूजनेट, टेलनेट या एफटीपी। एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म देख लिया करो, जहां पर भी कोई फुल फॉर्म आए किसी क्वेश्चन में रट लो। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या पता कौन से एग्जाम में आ जाए। टेलनेट, यूजनेट, देखो इसको बोलते हैं टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट सर्विसेज क्या करती है? एक इंटरनेट यूजर को हेल्प करते हैं कि वो लॉग इन कर सकता है किसी और कंप्यूटर से अपनी जगह से, चाहे वो फॉर एग्जांपल किसी एक जगह पे बैठा हो, दूसरे रिमोट एरिया पे कोई कंप्यूटर, तो उसमें लॉग इन कर सकता है टेलनेट की हेल्प से। ठीक है। ईमेल तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसकी हेल्प से आप ईमेल मेल वगैरह भेजते हो। यूजनेट किसके लिए यूज होता है? यूजनेट बेसिकली क्या होता है? एक ग्लोबल लेवल पे अगर आप इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हो, अपने व्यूज को शेयर करना चाहते हो, उसमें हम यूजनेट का हेल्प करते हैं। ठीक है। और टेलनेट में क्या होता है कि हम रिमोट जो एरिया में कंप्यूटर्स हैं उसको हेल्प कर सकते हैं, तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं टेलनेट की हेल्प से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, HTTPS की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। HTTPS में एस क्या होता है? ठीक है। HTTP क्या होता है पहले? HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। उसके साथ जब एस जोड़ दिया तो एस का मतलब क्या है ये पूछ रहा है। सिलेक्टिव सिक्योर सॉफ्टवेयर सिस्टम, एस का मतलब होता है सिक्योर। ये सिंपल फुल फॉर्म से, ये तो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द यूआरएल ऑफ अ वेबसाइट? एक वेबसाइट का यूआरएल क्या होता है? पहले तो यूआरएल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आई होप आप इन क्वेश्चन के खुद भी आंसर दे रहे हो, मेरे पे डिपेंड मत रहना, मैं पहले दिन से तुम्हें बोलता हूं। ठीक है। क्योंकि तुम खुद पॉज करोगे, आंसर दोगे, तभी तो तुम्हें पता चलेगा यार तुम्हें कितना आता है। उसको एक्सप्लेनेशन सुन लेते हो डायरेक्टली, तो फिर क्या बेनिफिट है मुझे ऐसा पीवाईक्यू या एमसीक्यू थ्रू पढ़ाने का? तो व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये होता क्या? इट इज द लोकेशन ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट की लोकेशन है इंटरनेट में, वो कहां पे है? दे यूज्ड टू क्रिएट करने के लिए इंटरनेट को। इट इज द लोकेशन ऑफ पेरिफेरल ऑन इंटरनेट या नन ऑफ दिस। तो बताओ यूआरएल क्या होता है किसी वेबसाइट का? कुछ नहीं है, यूआरएल एक तरह की लोकेशन है वेबसाइट की इंटरनेट में। देखो, वेबसाइट की जो लोकेशन होती है ना इंटरनेट के ऊपर, उसको कौन बताता है? उसका वेब एड्रेस बताता है। उसी वेब एड्रेस को हम बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। तो मतलब आपकी वेबसाइट को इंटरनेट में लोकेट करने के लिए यूआरएल यूज होता है। नेक्स्ट देखो, विच आर द फॉलोइंग आर वेब ब्राउजर। आ गया ना क्वेश्चन? अब पढ़े ही नहीं होंगे वेब ब्राउजर तो कैसे बताओगे कौन सा? गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर बाय गूगल। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ऑल्सो अ वेब ब्राउजर। ब्रेव इज ऑल्सो अ वेब ब्राउजर। इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर आपको पता होना चाहिए। गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ब्रेव हो गया, सफारी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया जो हमने देखा, ओपेरा भी वेब ब्राउजर है। ठीक है। ओपेरा, ओपेरा मिनी वगैरह। उसके बाद मैक्सथॉन भी है, ये भी पूछ रहे थे कि बार मैक्सथॉन भी है। ठीक है। टॉर भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो वेब ब्राउजर है आप याद करना। ये भी पूछते हैं यार, वाई वैल्डी। ठीक है। वाई वैल्डी भी एक तरह का वेब ब्राउजर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर जो एग्जाम से पूछा है, ऐसे तो हजारों वेब ब्राउजर है। देखो मैंने बोला था ना एफटीपी देख लो, तो फुल फॉर्म तो जहां पे मिले याद कर लोगे, एग्जाम में पूछ लेता है। फोल्डर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर पुश, फिक्स टर्मिनोलॉजी प्लेसमेंट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 93, विच आर द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इन इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स में किसका यूज होता है यार प्राइमरी? सिलिकॉन, कार्बन, आयरन या नन ऑफ दिस। देखो, जब भी हम कंप्यूटर वगैरह ये आईटी वगैरह चीजें बनाते हैं ना, इसमें हम यूज करते हैं बेसिकली सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स मतलब वो डिवाइसेस जो जिनमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी भी होती है, इंसुलेटर की प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब मेटल्स की भी, नॉन मेटल की, समझ लो ऐसे। ठीक है। तो इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इनमें से सेमीकंडक्टर कौन है? सिलिकॉन। बेसिकली हम सिलिकॉन का यूज करते हैं किसमें? जो कंप्यूटर चिप्स बनाने में है। ठीक है। याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 94 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करोगे? अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा, मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, उसमें बताया था आपको कौन कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर आता है, किसके क्या फंक्शंस है सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में कौन हेल्प करता है? रजिस्टर करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो एंड यूजर प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एंड यूजर प्रोग्राम। जैसे आपके एमएस वर्ड हो गया, अगर आपको लेटर लिखना है तो एमएस वर्ड में जाओ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो एमएस एक्सेल में जाओ। अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो एमएस पावर पॉइंट में जाओ। ये सारे क्या है? ये एंड यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेशन कंप्यूटर के कौन देखता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है बेसिकली कंप्यूटर के ऑपरेशंस को देखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में 95, द कंपाइलर कन्वर्ट अ प्रोग्राम। भाई अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओ ना तो आपको मेरा लास्ट लेक्चर देखने का क्या बेनिफिट? मैंने कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, अच्छे से समझाया था। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, मतलब 0 1 वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसको कंप्यूटर इजीली समझ सके। दिस इज क्लियर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 96 देखो, इन एमएस एक्सेल वन कैन यूज द फॉर्मूला पैलेट टू। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला पैलेट किसके लिए यूज होता है? ठीक है, देखो फॉर्मूला पैलेट एमएस एक्सेल में एक टूल होता है। पहले तो खुद इस क्वेश्चन का आंसर करने की ट्राई करो ना, सिर्फ आंसर्स मत सुना करो, पहले खुद ट्राई करो। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ऐसे क्यों बोलता हूं कि आप खुद आंसर ट्राई करो, सिर्फ आंसर सुनने पे नहीं किया करो। देखो एक तो आप मेरे सामने हो नहीं, मुझे नहीं पता आप कैसे पढ़ते हो, घूमते फिरते, फॉर एग्जाम्पल कोई झाड़ू लगाते पढ़ रहा है, या कोई सफाई करते पढ़ रहा है, कोई खाते पढ़ रहा है, कोई टीवी देखते पढ़ रहा है, या कोई फोन दूसरी तरफ चलाते पढ़ रहा है। तो ऐसे मत पढ़ा करो। अगर 30-35 मिनट्स मैक्सिमम, मेरा लेक्चर 45 मिनट्स का होता है, 45 मिनट से ऊपर तो मैं कम ही लेक्चर लेता हूँ। ये जो 30-40 मिनट्स आप मुझे देते हो ना, आप मान के चलो, मतलब मैं दावे से बोल सकता हूँ आप 2 आवर का कंटेंट अपने दिमाग में फिक्स कर रहे हो, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड। तो अगर आपको मैं ऑलरेडी 2 घंटे का कंटेंट 40 मिनट में करके दे रहा हूँ पढ़ाते वक्त, और अगर आप उस वीडियो को भी 2x में देख रहे हो ना, तो फिर आपका दिमाग इतनी जल्दी नहीं उस चीज को दे सकता। तो इसीलिए जो 40 मिनट का, 30-40 मिनट का एक तो लेक्चर ही बड़ी मुश्किल से आता है रेगुलर, तो उसको अगर मैं दे रहा हूं तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज किया करो। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला पैलेट का काम कुछ नहीं होता। फॉर्मूला पैलेट एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आप फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूलाज को एडिट कर सकते हो, बस इतना याद कर लो। फॉर्मेट सेल्स कंटेनिंग नंबर, ऐसा कोई काम नहीं होता। सिलेक्ट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शन, तो जो फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शन है, उन फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शन को आप सिलेक्ट करो और उनको एडिट करो। मैंने आपको बता दिया कि ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो फॉर्मूलाज को। एमएस विंडोज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है सर? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमें नहीं पता सर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? खुद दिमाग लगाओ, अभी तो बोल रहा हूं मैं आपको क्या होता है। एमएस विंडोज एक डेटाबेस प्रोग्राम है। एमएस एक्सेस क्या है फिर? एमएस विंडोज अगर डेटाबेस है, डेटाबेस जो डेटा स्टोर करता है, तो फिर एमएस एक्सेस क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग। अगर एमएस विंडोज वर्ड प्रोसेसिंग है तो एमएस वर्ड क्या है? नोटपैड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल एमएस विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है? एमएस विंडोज हमारे पास क्या है? विंडोज एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एमएस वर्ड हमारा क्या है? एमएस वर्ड एक तरह का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ऐसी चीजें हैं, ये सिंपल है, आप कर लोगे। वर्ल्ड वाइड वेब जो है, www, ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया है किसने? तो www क्या है, मतलब बताओ। वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेशन है, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर है, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम या W3C। ये आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इतने क्वेश्चन समझाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ना, अगर थोड़ा भी ईमानदारी लगती है पढ़ाई के साथ और मेरे साथ, इस क्वेश्चन का पॉज करके इस वीडियो को, इस क्वेश्चन का आंसर सोच के कमेंट सेक्शन में करो, नहीं तो कहीं से देख के करो, बट करो। एक आपका मुझे दिखेगा कि आप भी सिंसियर हो टुवर्ड्स योर स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय अ वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड इन द यूजर कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है जो एक वेबसाइट में क्रिएट होती है और जो आपके यूजर के कंप्यूटर में स्टोर है, उसको क्या बोलते हैं? कुकी, कैश, मालवेयर या रजिस्ट्री? बताओ उसको क्या बोलते हैं? कैश ना एक फास्टेस्ट मेमोरी में आ जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। कुकी क्या होता है? मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, रजिस्ट्री कुछ नहीं है। एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल जो वेबसाइट में क्रिएट होती है उसको बोलते हैं कुकीज। कुकीज क्या होती है? एक स्मॉल फाइल्स होती हैं डेटा की, जो वेबसाइट आपके ब्राउजर में भेजती है, मतलब आपकी प्रेफरेंस एक्टिविटी, मतलब आप जो चीजें करते हो ना ज्यादा सर्च, तो मतलब जब देखते हो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो चीजें आपको स्मॉल सी मेमोरी वेबसाइट आपके थ्रू डालती रहती है ना आपके दिमाग में, ये देखो जैसे आपने एक शूज देखा तो सारे शूज आना शुरू, ये सब कुकीज में आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको इन सब की डेफिनेशन पता है। पेटेंट क्या होता है भाई? फिशिंग क्या होता है? मालवेयर तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग को खराब करेगा। प्राइवेसी होता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन को मतलब सिक्योर रखने के लिए आप प्राइवेसी करते हो। पेटेंट होता है फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज बनाई, ओरिजिनल चीज, और कुछ समय के लिए आपको पेटेंट दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल किसने कोई मेडिसिन बनाई तो उसको कंपनी को 5 साल का पेटेंट दे दिया, 5 साल वही कंपनी बनाएगी और पैसा कमाएगी। फिशिंग भी एक तरह की मतलब एक टेक्निक है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन को वगैरह को लिया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखो, डैश मींस योर राइट टू कंट्रोल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिसाइड हु यूज द सेम। तो ये आपकी प्राइवेसी आ गई कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको क्या चीज शेयर करनी है, क्या नहीं करनी है। प्रोटेक्टिंग एन ओरिजिनल इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग सोल्ड और यूज्ड बाय अदर फॉर स्पेसिफाइड टाइम। आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बची रहे तो उसके लिए क्या यूज होता है? पेटेंट। इसका मतलब थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का वन है, थर्ड का फोर्थ है और फोर्थ का वन है, तो ये तो यहीं से निकल गया यार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब पहले का दूसरा है, पहले का दूसरा है। देखो क्या, अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड विद द पर्पस ऑफ कॉजिंग डैमेज, स्टीलिंग डेटा, अब्यूजिंग कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं? मालवेयर, जो आपके सिस्टम को डैमेज करना चाहता है। और ये क्या है? डैश मींस एनी ईमेल और कम्युनिकेशन दैट इज इंटेंडेड टू ट्रिक द रिसिपिएंट टू डिस्क्लोज
सीक्रेट या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज पासवर्ड या अकाउंट नंबर। फिशिंग में होता है यार, फिशिंग में क्या होता है, आपके सामने तो जस्ट लाइक ट्रिक की जाती है, जैसे ईमेल भेज के आपको फोन करके ताकि आपकी सीक्रेट या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ली जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। कुछ क्वेश्चन आज हमने कवर करें, मुझे लगता है कम से कम हमने 15, 10, 25 क्वेश्चन तो कवर किए हैं आज, और लास्ट लेक्चर में 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो 45 यार मेरा मैथ्स तो बहुत वीक है, 55 क्वेश्चन नियर अबाउट हमने कवर कर लिए। 55 क्वेश्चन के साथ हमने बहुत चीजें और सीखी हैं। तो कंप्यूटर का इसके बाद एक और अभी एक क्वेश्चन पेपर रहता है, वो मैं किसी दिन किसी लेक्चर के साथ ही पढ़ा दूंगा। तो कंप्यूटर का मैंने एक बार आपको इस तरह से पढ़ा दिया। अगर आप चाहते हो, देखो आप पे डिपेंड करता है, यही 3-4 क्वेश्चन पेपर मैंने सिलेक्ट किए हैं। अगर आप चाहते हो इन्हीं 4 क्वेश्चन पेपर्स की, देखो एक तो कल से मेरी मतलब कोशिश रहेगी कि कल से आपकी क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस में स्टार्ट कर दूं। ठीक है, मैथमेटिकल एबिलिटीज की तो चल रही थी, बीच में रुक गई है, वो भी आ जाएंगी यार, उसका भी हफ्ते में 2-3 लेक्चर आ जाएंगे। सर्कल तो हमने कर लिया था उसका पोर्शन, बाकी देखेंगे। अगर आप चाहते हो कि क्वांट रीजनिंग इस तरह से चले तो वो तो मैं करूंगा मोस्ट प्रोबेबली कल से स्टार्ट। बट अगर आप चाहते हो कि जैसे इंग्लिश का पोर्शन हो गया या करंट अफेयर्स, कुछ ऐसे पोर्शन है जो अगर आप चाहते हो कि इन्हीं पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज के थ्रू हम आप करना चाहते हो मेरे से, जैसे जनरल इंग्लिश वाला पोर्शन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसी तरह से जैसे मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं वैसे आपको इंग्लिश भी साथ साथ रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बाकी जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया हैंडल्स में जुड़ सकते हो। अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आए तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो बाय सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, और शेयर भी कर सकते हो दोस्तों के साथ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताना कि ऐसे अगर आपको इंग्लिश वगैरह की सीरीज चाहिए तो मैं सीरीज साथ साथ चला दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जो है वहां पर आप ज्वाइन करो, टेलीग्राम में पीडीएफ वगैरह शेयर हो जाती है, व्हाट्सएप में अनाउंसमेंट हो रहा है, इंस्टाग्राम में डेली करंट अफेयर स्लाइड्स के थ्रू अपलोड हो रहे हैं। उन करंट अफेयर्स को कवर कर लो, एग्जाम में हेल्प मिलेगी। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।